मैं एम दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान। इसमें से हम आज जो है एक नया इकाई या नया अध्याय हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ये है 17 अध्याय और जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या देखना है हमको, रसायन देखना है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि बहुत सारे चीज़ जैसे ऑक्सीजन है ना, पानी है, ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है, दैनिक जीवन की आवश्यकता होता है। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हम जो है अपने दैनिक दिनचर्या में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सब रासायनिक पदार्थ होते हैं, रसायन के देन होते हैं, जिनका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके बिना भी हम क्या कर सकते हैं, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो भी हमारे जो दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे अब हम लोग जो है प्लास्टिक की बात करें या प्लास्टिक से बने हुए विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बात करें, ठीक है, सब क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो है दवाई की बात करें, रासायनिक पदार्थ है, प्लास्टिक से रिलेटेड बात करें, रासायनिक पदार्थ है, कई हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं रासायनिक पदार्थ हैं। मतलब डेली लाइफ में हम देखें तो रासायनिक जो भी पदार्थ हैं उसे हम घिरे हुए हैं। अर्थात हमारे जो है दैनिक जीवन में जो रासायनिक पदार्थ हैं, जो रसायन की देन है, उनका बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो इसी से रिलेटेड हमें क्या करने वाले हैं, आगे जो है चर्चा करने वाले हैं। और पहला इसमें दिया गया है जल के बारे में। किसके बारे में दिया है, जल के बारे में। जल क्या होता है भाई, तो अब जलते हैं। जल सामान्य फार्मूला अगर देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। ये हमारा जल होता है। और जल जो होता है, जल हमारे पृथ्वी में अगर हम बात करें तो लगभग जो है एक जो है 4 भाग में से 3 भाग क्या होता है, हमारा जल क्या होता है, पाया जाता है। और जो जल होता है, जल हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण एक क्या होता है, हमारा पदार्थ होता है, जिनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जल क्या होता है, भाई महत्वपूर्ण पदार्थ है। यह एक क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, हमारा पदार्थ है। कौन, जल, है ना, पदार्थ है जिसके बिना जी, है ना, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है बोलते हैं। जल ही क्या है, हमारा जीवन है। तो जल बहुत ही क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, एक पदार्थ होता है। ठीक है, और लगभग हम लोग बोल सकते हैं पृथ्वी का लगभग 70% से ऊपर भाग क्या होता है, हमारा जल होता है। हमारे शरीर का भी जो है 70% भाग क्या होता है, जल होता है। हमारे शरीर, है ना, हमारे शरीर का जो 70% भाग होता है क्या होता है, हमारा जल होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, हमारे शरीर का, बॉडी का, शरीर का कितना परसेंट, हमारा 70% भाग क्या होता है, हमारा जल होता है। 70% भाग क्या है, हमारा जल होता है। तो इस तरीक़ा से हम जल के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। जल की अगर हम बात करें तो जल एक सर्वात्रिक विलायक है भाई। जल क्या है, हमारा सर्वात्रिक विलायक है। सर्वात्रिक विलायक मतलब अधिकतर चीज़ों को अपने में क्या कर सकता है, घोल सकता है। तो ये क्या है, हमारा सर्वात्रिक क्या होता है, हमारा विलायक होता है। इसका एक और रूप होता है, हमारा बर्फ़ होता है ना। या ये बोल सकते हैं कि जो जल होता है प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। जल प्रकृति में 3, है ना, इसके रूप में होते हैं, 3 रूप में होते हैं। 3 इसके भौतिक अवस्था हैं। कौन कौन से भाई, एक होता है हमारा ठोस के रूप में हो सकते हैं, जिसे बर्फ़ बोलते हैं। एक तो द्रव रूप में होता है और एक क्या होता है, हमारा गैस रूप में पाए जाते हैं। मतलब ये 3 रूपों में क्या हो सकता है, आपका उपस्थित होता है। कौन कौन से, ठोस रूप में, द्रव रूप में, और ये हमारा क्या होता है, गैस रूप में होता है। आपको ये भी पता है कि जो ठोस का घनत्व होता है, ठोस का जो क्या है, हमारा घनत्व है, वो हमारा कम होता है। किसके अपेक्षा, जल की अपेक्षा। ठीक है, ठोस का घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। मतलब बर्फ़ जो होता है पानी में तैरता है, उसका वजह होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। बर्फ़ जब बनता है पानी से तो उसमें आपका एक चतुष्फलकी क्या बन जाता है, संरचना बन जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर बीच में कुछ रिक्तियाँ छूट जाता है, जिसमें कुछ गैस रुक जाते हैं जो उसके घनत्व को कम कर देते हैं। और फिर ठोस का घनत्व जल से क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो ये सारे कुछ चर्चा है जो पानी के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और भी कर सकते हैं। जल की बात करें, अगर हम शुद्ध जल की बात करें, शुद्ध जल,
है ना, अथवा बर्फ़ की बात करें, बर्फ़ है ना, ये क्या होता है हमारा विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, शुद्ध जल की बात करें या हम बात करें जो है बर्फ़ की, तो ये क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सारे जानकारी हम क्या कर सकते हैं, जल से ले सकते हैं। बस इतना ही है, और इसमें ज़्यादा जानकारी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जल से हम लोग रिलेटेड बहुत सारे बातें कर लिए। अब हम बात करते हैं मृदु एवं कठोर जल क्या होता है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या होता है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर पढ़ लो, एकदम इजी है। पहला हम लोग किसको देखते हैं, मृदु जल। पहला क्या देखते हैं, मृदु जल, इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो सिंपल है, वह जल जो साबुन के साथ क्या देता है, झाग देता है, उसे हम लोग मृदु जल कहते हैं। ठीक है, तो वह जल जो क्या करता है, साबुन के साथ क्या करता है, हमारा झाग देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मृदु जल कहते हैं, उसे मृदु जल कहते हैं। ठीक है भाई, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृदु जल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है मृदु जल क्या होता है, तो मृदु जल क्या होता है भाई, तो मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ क्या करता है, झाग देता है। झाग मतलब समझ रहे हो, झाग देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृदु जल कहते हैं, मृदु जल कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आसुत जल है, आसुत मतलब शुद्ध जल, आसुत जल हो गया। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, वर्षा का जल बोल सकते हैं, वर्षा का जल, ये हमारे क्या होते हैं, ये मृदु जल होते हैं जो कि साबुन के साथ क्या करते हैं, झाग देते हैं। और कठोर जल इसका उल्टा, कठोर जल मतलब होता है वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। तो वह जल जो साबुन के साथ झाग ना दे, है ना, तो वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साथ झाग नहीं देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कठोर जल कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से कठोर जल को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग जो है नदी तालाब बोल सकते हैं, नदी हो गया, तालाब हो गया, है ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं समुद्र हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे कठोर जल होते हैं। तो इस तरीक़ा से आप मृदु जल और कठोर जल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कठोर जल क्या होता है भाई, जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसको हम लोग कठोर जल, और मृदु जल जो साबुन के साथ क्या करता है, झाग देता है, तो उसे हम लोग जो है मृदु जल कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दो प्रकार का जल। अब दिया है जल की कठोरता के कारण क्या होता है। तो रियल में जो जल के जो कठोरता होता है, उस जल के कठोरता का जो कारण होता है उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या सल्फेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जल के कठोरता के कारण, जल के कठोरता के कारण जो है जल में घुले हुए कैल्शियम, जल में घुले हुए, है ना, जल में घुले हुए बोल सकते हैं। तो जल के कठोरता के कारण जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, है ना, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, और क्या होते हैं हमारे, सल्फेट होते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि जल के कठोरता के क्या कारण हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जल के कठोरता के कारण ये है कि जल में जो घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो लिख सकते हैं जल में जो कठोरता होता है, जल में जो कठोरता पाया जाता है वह उस जल में घुले हुए कैल्शियम के, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट
कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसको हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पर कि जल की कठोरता के कारण जो है जल में घुले हुए कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। ठीक है, मतलब जब हमारे जल में क्या होते हैं, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के सल्फेट जब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो जाकर के क्या होते हैं, वो जो जल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कठोर होते हैं। तो इस तरीक़ा से जल की कठोरता का कारण आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी प्रकार हमारा मैग्नीशियम क्या होता है, हमारा बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। उसी प्रकार कैल्शियम के क्लोराइड होता है, फिर कैल्शियम के क्या होते हैं, हमारे सल्फेट होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मैग्नीशियम के क्लोराइड होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम के क्लोराइड, और ये हो जाता है मैग्नीशियम के सल्फेट होता है। तो इनके उपस्थिति के कारण, है ना, इनके हमारे क्या होते हैं, उपस्थिति होते हैं, इनके उपस्थिति के कारण, ठीक है, जल में कौन सा कठोरता होता है, मतलब कठोरता, यही जल के क्या है, कठोरता के कारण है। जल के कठोरता, जल के क्या होता है, कठोरता के कारण, जल के कठोरता के कारण, कठोरता के क्या दिया है, हमारा कारण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जल में क्या उपस्थित है, हमारे जल में अगर आपका कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित हैं, तभी क्या होते हैं, जल क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो इस तरीक़े से जल के कठोरता के कारण हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब कठोरता के जो प्रकार हैं उसको दो भागों में हम क्या करते हैं, बांट के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक हमारा होता है हमारा अस्थायी कठोरता, एक क्या होता है हमारा अस्थायी कठोरता, और एक क्या होता है हमारा स्थायी कठोरता। तो दो प्रकार की कठोरता यहाँ पर होता है ना। टाइप्स ऑफ क्या दिया है, हमारा हार्डनेस। तो यहाँ पर दो प्रकार का हमारा जो है हार्डनेस का रीजन है, अस्थायी टेम्पोररी हार्डनेस बोलते हैं, और एक होता है हमारा स्थायी परमानेंट बोलते हैं हार्डनेस होता है। अब ये जो स्थायी और अस्थायी क्या होता है, अस्थायी कठोरता जो होता है, जल में जो अस्थायी कठोरता होता है वह जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है भाई। ठीक है, तो लिख सकते हैं जल का या जल में, है ना, अस्थायी कठोरता का कारण, जल में अस्थायी कठोरता का कारण, जल में अस्थायी कठोरता का कारण, है ना, जल में अस्थायी कठोरता का कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के, है ना, तो जल में अस्थायी कठोरता के कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होते हैं, बाइकार्बोनेट के कारण होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, तो आप बोल सकते हैं कि जल में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या हुआ है, घुला हुआ है, तो उस स्थिति में जो जल की कठोरता होगा उस कठोरता को हम क्या बोलेंगे, अस्थायी कठोरता कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो गया, और ये होता है आपका मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। तो यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जल में क्या हुआ है, घुला हुआ है, तो ऐसे जो कठोरता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। और इस प्रकार के जो कठोरता होता है उस कठोरता को हम क्या करते हैं, उबाल के हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा अस्थायी कठोरता क्या है भाई। तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण उसमें घुले हुए जो क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम और क्या होते हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, और इस प्रकार की कठोरता को उबाल करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के
कठोरता को है ना, जल को है ना, इस प्रकार के कठोरता को दूर करने के लिए, या इस प्रकार कठोरता जल को उबाल करके दूर किया जा सकता है। इस प्रकार की कठोरता जल को उबाल कर दूर किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग करेंगे तो कैल्शियम और ये क्या हमारा बाइकार्बोनेट दिया गया है। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं। ये हम लोग क्या कर देते हैं, इसको उबालते हैं, ठीक है। तो उबालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से कैल्शियम के क्या हो जाता है, हमारे लवण प्राप्त हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस में क्या हो गया, हमारा कैल्शियम था, कार्बोनेट निकल गया। अब एक कार्बोनेट और 2 हाइड्रोजन क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो यहाँ से H2O और ये क्या हो जाता है, CO2 प्राप्त हो जाता है। और इस तरीक़ा से आपका जल का स्थायी कठोरता क्या हो जाता है, आपका दूर हो जाता है। ये अवक्षेप के रूप में होता है भाई, ये किसके रूप में होता है, अवक्षेप के रूप में। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को हम क्या कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो ये हो गया आपका जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। तो जल के अस्थायी कठोरता का कारण उस जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है। और इसको उबाल के क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दूसरा हमको देखना है स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता क्या होता है, तो जल का है ना, जल में स्थायी कठोरता का कारण, स्थायी कठोरता का कारण उसमें घुले हुए है ना, कठोरता का कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग बता सकते हैं कि जल में स्थायी कठोरता का कारण उसमें घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होते हैं, है ना। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक। और दूसरा अगर हम देखें इसमें, तो जो स्थायी कठोरता होता है वो उसको उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्थायी कठोरता को उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है, उबाल कर दूर नहीं किया जाता है, उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि स्थायी कठोरता किसके कारण होता है। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण उस जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्या होते हैं, क्लोराइड होते हैं, जो सल्फेट होते हैं, उनके कारण होते हैं। और इस प्रकार का जो कठोरता होता है उसको जो है उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो है कुछ विधियों का क्या करते हैं, आपका उपयोग करते हैं। जैसे आरओ होता है, क्या होता है आरओ, आपने सुना होगा हेमा मालिनी वाला, ठीक है। उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूर करने के क्या हमारा है उपाय यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका एक दिया है आरओ। क्या होता है हमारा आरओ, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण, ठीक है। तो आरओ का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। और इनके द्वारा क्या किया जा सकता है, आपका जो जल के स्थायी कठोरता होता है उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, ऑस्मोसिस क्या होता है हमारा, जैसे ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्या है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, यदि इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ हमारा क्या रखा है, जल रखा गया है, और एक तरफ रखा गया है क्या, विलयन मतलब जिसमें अशुद्धियाँ हैं उसको विलयन बोलते हैं। जैसे कठोर जल में कई प्रकार के कण हैं, तो उस स्थिति में क्या है, वो विलयन है। तो ये हमारा क्या है, कठोर जल है,
ये हमारा क्या है, कठोर जल है जो कि विलयन अवस्था में, और ये प्योर जल है। यदि हम क्या करते हैं, इसको एक अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो पहले आप प्रासरण देख लो। तो ये विलयन होता है, विलयन मतलब जिसमें विलय और विलायक होते हैं, जैसे शक्कर का पानी बोल सकते हैं, और एक तरफ पानी है। इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करते हैं, अलग रख देते हैं, तो उस स्थिति में विलयन की तरफ से जो जल के अणु हैं, विलायक के जो अणु हैं, वो किधर जाने लगता है, हमारा जल की ओर इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाने लगता है। यही आपका क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं, है ना। और ये प्रक्रिया परासरण कहलाता है। चूँकि ये जो विलयन होता है ना, इसकी सांद्रता कम होता है ना। विलयन की जो सांद्रता है वो आपका क्या होता है, हमारा ये हमारा क्या होता है, विलयन की सांद्रता अधिक होता है, अधिक सांद्रता वाला होता है, और एक कम सांद्रता होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं अधिक सांद्रता से, या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कम सांद्रता। ठीक है, विलयन यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं भाई, एक तरफ विलयन है और एक तरफ क्या है, हमारा जल है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जल जो होता है, उस स्थिति में अगर हम बात करें तो ये हम लोग थोड़ा सा इसको रुको 1 मिनट। तो परासरण किसे बोलते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा अर्धपारगम्य क्या होता है, झिल्ली होता है। ये हमारा क्या होता है, अर्धपारगम्य क्या है, हमारा झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब जैसे अंडे का जो झिल्ली निकलता है वो अर्धपारगम्य क्या होता है, झिल्ली होता है। इस झिल्ली के एक तरफ हम क्या करते हैं, जल, जिसकी सांद्रता क्या होता है, कम सांद्रता वाला होता है, कम सांद्रता वाला होता है। और जिस तरफ जो विलयन रहता है उसकी सांद्रता ज़्यादा होता है। विलयन की सांद्रता क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। तो ये अधिक सांद्रता वाला है और एक कम सांद्रता वाला होता है। तो जब विलयन को और जल को, जिनकी सांद्रता में आपका अंतर होता है, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब क्या रखा जाता है, पृथक रखा जाता है, तो उस स्थिति में जो जल के कण होते हैं, किसके कण होते हैं, हमारे जो जल के कण होते हैं, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करने लगता है, गमन करने लगता है। किससे होकर के, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हैं परासरण का परिभाषा, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल के अणु का या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के अभिगमन करना क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है, परासरण कहते हैं। और इसी परासरण प्रक्रिया का जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो आरओ में क्या होता है, इस प्रक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। मतलब अधिक सांद्रता से किधर जाता है, कम सांद्रता की ओर जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, शुद्ध जल, अर्थात एक बोल सकते हैं कठोरता युक्त नहीं, कठोरता से छुटकारा युक्त हमको जल क्या हो जाता है, आरओ से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको बता सकते हैं। उसके अलावा ना एक और होता है हमारा रेजिन, एक हमारा होता है ना, बहुलक, रेजिन बहुलक होता है। इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो जल के स्थायी कठोरता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जो रेजिन होता है ना, उस रेजिन में आपका क्या होता है, आपका सोडियम के क्या होते हैं, हमारे यौगिक क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और जैसे ही हम क्या करते हैं, छिद्रयुक्त जो रेजिन होता है उसको कठोर जल से गुजारते हैं या कठोर जल को रेजिन से गुजारते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम को अवशोषित कर लेता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, आपको मृदु जल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से परिचय आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पीने योग्य जल क्या होता है भाई, पीने योग्य जल मतलब है ना, पीने योग्य जल मतलब बोल सकते हैं जो जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन हो, वही क्या होता है, हमारा पीने योग्य जल होते हैं हमारे। वह जल जो क्या हो, रंगहीन हो, रंगहीन, गंधहीन और क्या हो, स्वादहीन हो, और स्वादहीन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पीने योग्य जल बोलते हैं। भाई रंगहीन जरूरी है, गंधहीन जरूरी है, स्वादहीन भी जरूरी है, वही जल क्या होता है, पीने योग्य होता है ना। उसके अलावा उस जल में जो है आपका पोषक तत्व उपस्थित हो, है ना, वह जल जिसमें क्या हो, पोषक तत्व उपस्थित हो, जिसमें पोषक तत्व बोल सकते हैं, हानिकारक ना होकर के पोषक तत्व क्या हो, उपस्थित हो, है ना, क्या होता है, हमारा पीने योग्य जल होता है। या जिसमें किसी प्रकार के अन्य शुद्धियाँ ना हो, वो सब क्या होता है, पीने योग्य जल होता है। तो इसको आप कर सकते हैं। अब आगे हमारा इसका क्या दिया है, उपयोग दिया गया है भाई, क्या दिया है, हमारा उपयोग हमको देखना है। तो उपयोग क्या होता है हमारा,
जल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, किसी चीज़ को घोलने में इसका प्रयोग किया जाता है। कृषि में जल का अति आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के तो कृषि हो ही नहीं सकता। जल का उपयोग बहुत ही उद्योग में, बहुत सारे उद्योग में जो है वो, जैसे वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग, है ना, और बहुत सारे खनन आदि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने, साफ सफाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका भाप इंजन, बॉयलर जो होता है उसमें, कूलर आदि में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जल से रिलेटेड जो बातें हैं, जल से रिलेटेड जो चर्चा है वो यहाँ से किया जा सकता है। तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है भाई? जल प्रदूषण मतलब होता है जब जल उपयोग करने लायक न रहे, उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ क्या हो जाए, मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जल प्रदूषण ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जल प्रदूषण क्या होता है भाई? तो जल का प्रदूषित होना जल का प्रदूषण कहलाता है। जब जल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, आपका मिल जाता है ना, अशुद्धियाँ मिल जाता है, चाहे वो कल कारखानों से निकलने वाला कोई पदार्थ हो या घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट हो, जब क्या हो जाता है, पानी में मिल जाता है, तो पानी में ना जो ऑक्सीजन की जो क्षमता है वो कम हो जाता है ना, तो वो जल आपका क्या कहलाता है, प्रदूषित जल कहलाता है या जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसका जो है बहुत सारा रीजन दिया गया है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जल प्रदूषण क्या होता है, पहला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हैं कि वह जल जो पीने लायक न रहे, है ना, उपयोग करने लायक न रहे, ऐसा जल क्या कहलाता है, हमारा जो है अशुद्ध जल या प्रदूषित जल कहलाता है, और यह जल प्रदूषण कहलाता है। और आजकल ये जो जल प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जो भी पदार्थ है उसको जल का उपचार करने के लिए उद्योगों में जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाया जा रहा है। घरेलू साफ सफाई से निकलने वाले जो भी जल है, मल मूत्र है ना, जल को उपचारित करके नदी नालों में प्रवाहित किया जाए, है ना। ये अब उसको जो है हम बोल सकते हैं, अगर आप पानी को घर से बाहर निकालते हैं, नदी नाला में भेजते हैं, तो ऐसा जल को भेजो जो कि प्रदूषित ना हो। इसके लिए आप घर में क्या करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं ताकि आपके घर से निकलने वाला जो जल हो क्या हो, आपका शुद्ध हो, और उसको आप फिर बाहर कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या करते थे हम लोग, डायरेक्ट क्या करते थे, घर से निकलने वाले चीज़ों को डायरेक्ट पानी में बहा देते थे, तो उससे जल प्रदूषित होता था। लेकिन आजकल घरों में भी कई प्रकार के संयंत्र उपयोग लाया जा रहा है, जिससे वहाँ आपके घर से निकलने वाला जल शुद्धिकरण करके उसको नदी नाला में बहाया जा रहा है, तो उससे आपका जल प्रदूषण कम हो रहा है या कम होता है। उसके बाद निकारक कीटनाशक का नियंत्रित उपयोग किया जाए, इसके अधिक उपयोग पर प्रतिबंधन लगाया जाए। पहले क्या होता था भाई, या अभी भी ये होता है कि ज़्यादातर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं खेतों में या अन्य चीज़ों में, तो उससे जल प्रदूषित होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी कीटनाशक का उपयोग थोड़ा कम करें, उसके अलावा इसका अधिक उपयोग है उस पर प्रतिबंध लगाएं, तो उससे क्या हो सकता है, जल प्रदूषित कम होता है। मानवीय क्रियाकलाप जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजा सामग्री, ये सब चीज़ को हम लोग पानी में क्या करते हैं, फेंक देते हैं, उससे भी जल प्रदूषित होता है। अतः ऐसा ना करके उसके लिए अलग से आप उपाय करें, है ना, ताकि जल प्रदूषित होने से क्या हो जाए, बच जाए। तो इस प्रकार के कुछ उपाय हैं जो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये उतना खास नहीं है, तो ये हम लोग और इसमें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही है भाई। ठीक है, आगे है साधारण नमक। साधारण नमक जिसको हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, ये साधारण नमक का फार्मूला होता है, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जिसका उपयोग हम लोग स्वाद के रूप में, है ना, करते हैं या अन्य चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। नमक का निर्माण कैसे होता है? वैसे नमक का निर्माण की अगर हम बात करें तो नमक का निर्माण ज़्यादातर जो है समुद्र के पानी से करते हैं हम लोग, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो पूरा खारा होता है। ठीक है, तो समुद्र का पानी, समुद्र का जो पानी है हमारा, समुद्र का जो क्या है हमारा पानी है, इसकी अगर हम बात करें तो समुद्र के पानी में पर लीटर, 1 लीटर में लगभग जो है 30 से 40 ग्राम जो है जल रहता है। 1 लीटर में कितना भाई हमारा, 30 से कितना हमारा 40 ग्राम क्या होता है, हमारा नमक पाया जाता है। किसमें, हमारा जो समुद्र का जो पानी होता है उस समुद्र के पानी में पर लीटर के हिसाब से 30 से 40 हमारा ग्राम क्या होता है, नमक होता है, और वहीं से क्या किया जाता है, आपका नमक प्राप्त किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि
जो नमक के पानी में केवल NaCl के ही पार्टिकल होते हैं, उसमें और बहुत सारे अशुद्धियाँ पाए जाते हैं। तो वहाँ से नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर जो है आसपास, जो नदी के आसपास छोटे छोटे क्यारियाँ बनाए जाते हैं। क्यारियाँ मतलब पानी को क्या करने के लिए, रखने के लिए। ऐसा छोटा छोटा क्या करते हैं हम लोग, क्यारी बनाते हैं। जैसे खेत में मेड़ होता है ना, इस प्रकार से ऐसे वहाँ पर क्यारी बनाते हैं। और यहाँ पर समुद्र जो क्या होते हैं, हमारे जो जल होते हैं, उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, एकत्र कर देते हैं। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होकर के जल के सारे जो हमारे भाग हैं वो उड़ जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हमारा कच्चा नमक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कौन सा नमक, कच्चा नमक बोलते हैं। क्योंकि पानी जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा सब तो उड़ जाता है और हमको जो है कच्चा नमक प्राप्त हो जाता है। फिर उस कच्चे नमक से जो है बहुत सारे अशुद्धियाँ जो उनमें पाया जाता है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और भी बहुत सारे उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उसमें फिर बहुत सारे अशुद्धियों को उड़ा दिया जाता है। और बहुत सारा चीज़ जैसे आयोडीन है, हाँ, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, ये उसमें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। मतलब नमक प्राप्त करना थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है। एक तो समुद्र के जल से नमक बनाना, फिर नमक में उपस्थित जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करना, फिर हमारे लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उनको नमक में मिलाना। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलता है और तब जा कर के हमको नमक क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। तो इसमें यही है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे नमक का उपयोग, ये सब आप लिख सकते हैं भाई। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना, ताकि खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया ना लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कई हमारा चीज़ रहता है, जैसे आम का जो है क्या करते हैं हम लोग, जो अचार बोलते हैं वो अलग, एक सूखा वाला अलग करते हैं, है ना। तो उसको नमक युक्त अगर हम क्या करते हैं, नमक के साथ कर देते हैं, तो पानी उसमें से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और वो सूख जाता है और काफ़ी दिनों तक क्या रहता है, वो अच्छा रहता है। इसलिए खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नमक की उपस्थिति में कोई भी बैक्टीरिया जो होता है वो पनप नहीं पाता है। ठीक है। दूसरा, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई खाद्य पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नमक का उपयोग हम क्या क्या चीज़ बनाने में प्रयोग कर ला सकते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण आदि बनाने के लिए भी नमक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और तीसरा, नमक और शक्कर के पानी से घुले हुए पुनर्योजिक विलयन, ओरल रीहाइड्रेशन जो होता है सॉल्यूशन, ORS बोलते हैं इसको। क्या होते हैं, ORS, जो किसका किसका, नमक और शक्कर का जो पानी होता है एक ORS जैसा हमारा व्यवहार करता है। उसका उपयोग जल में शरीर में जल की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। ओरल ORS का पूरा फॉर्म क्या होता है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। इस रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये नमक से रिलेटेड क्या होता है, हमारा यहाँ से जानकारी होता है। कुछ प्रश्न दिया है आपका, शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए जो है किया जाता है। पानी के 2 नमूने अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया गया है। बताइए कौन से नमूने जल का कठोरता के कारण हैं। तो यहाँ पर देखो अ और ब दिया गया है। सोडियम क्या दिया है हमारा, हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है, सोडियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट दिया गया है। तो बताइए इनमें से कौन कारक हैं जो जल की कठोरता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो हम जानते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। और मैग्नीशियम क्या दिया है, सल्फेट। तो मैग्नीशियम जो सल्फेट है MgSO4, ये हमारा क्या होता है, जल की कठोरता के क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं। यही दिया है ना। बताइए कौन से नमूने जल के कठोरता के कारण है। तो मैग्नीशियम सल्फेट ही जल के कठोरता के कारक होते हैं, हम लोग देखे हैं। नमक के 2 प्राकृतिक स्रोत लिखिए। एक तो हम लोग बोल सकते हैं समुद्र ही तो क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है, या जो खरपतवार होता है, समुद्री खरपतवार होता है, वहाँ से भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे दिया है खाने का सोडा। क्या दिया है हमारा, खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या होता है भाई, खाने का सोडा मतलब खाने का सोडा। ठीक है, ये जो खाने का जो सोडा होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, है ना। इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्या बोलते हैं इसको, बाई कार्बोनेट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको,
सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो खाने का सोडा का सामान्य सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। और ये जो है आपका एक साल्वे प्रक्रम विधि के द्वारा बनाया जाता है, जो आप शायद पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बनाने की विधि की अगर हम बात करें तो बनाने की जो विधि होता है, तो बनाने की विधि में ना आपका होता है साल्वे अमोनिया प्रक्रम होता है, ये आप पढ़े हैं अमोनिया प्रक्रम। इस प्रक्रम के द्वारा क्या किया जाता है आपका, ये जो खाने का सोडा है वो क्या किया जाता है आपका, बनाया जाता है ना। उस विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग लेते हैं नमक, जिसको ब्राइन बोलते हैं, साथ में लेते हैं हम लोग H2O, और साथ में होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में लेते हैं हम लोग अमोनिया। और इन तीनों को जब मिला देते हैं तो यहाँ से एक होता है अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाता है तो एक हमारा बनता है NH4 और ये बनता है Cl। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ Cl लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और साथ में खीर क्या बन जाता है NaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं, क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, नमक हो गया, H2O हो गया, CO2 और अमोनिया को मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है H+ आयन, और ये हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाता है तो NH4 हो जाता है, एक Cl आ जाता है तो अमोनियम क्लोराइड, बाकी बचा है क्या, सोडियम बचा, फिर एक हाइड्रोजन बचा, फिर एक कार्बन बचा और 2 ऑक्सीजन बचा। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एक प्रकार का क्या है, क्षार है, जिनका उपयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं। जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, जो खाने योग्य पदार्थ है, जैसे भजिया बनाना है, ठीक है, तो उसमें अगर हम मिला देते हैं तो उसका जो सॉफ्टनेस होता है, स्पंजी प्रकृति होता है, उसको बढ़ा देता है ना। मतलब जब भजिया में हम क्या मिलाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, खाने का सोडा मिलाते हैं, तो उसका स्पंजी जोपन होता है ना, वो बढ़ जाता है, ठीक है, मुलायम ज़्यादा हो जाता है बोल सकते हैं, है ना। इसलिए इसका उपयोग जो है बेकरी वेकरी में, है ना, डबल रोटी या अन्य बेकरी में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हम लोग बना लिए। अब इसका जो है गुण में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा जो है गर्म करने पर टूट भी जाता है। जैसे NaHCO3 दिया है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं तो किस में टूट जाता है भाई, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड बन सकता है, H2O बन सकता है, या इसको हम लोग जो है बनाते हैं, अगर मान लो इसका 2 मात्रा ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो 2 सोडियम निकल गया, ठीक है, एक हो गया, तो ये H2O प्लस क्या हो जाता है आपका CO2 में क्या हो जाता है आपका, विभक्त हो जाता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सोडियम क्या हो जाता है, कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, और ये उसका गुण के अंतर्गत आता है। तो इसमें इतना ही है, पूछेगा तो आपका सिर्फ वो सूत्र क्या है ये पूछ सकता है। अब इसका उपयोग देखते हैं थोड़ा सा, उपयोग क्या होता है भाई, तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, तो खाने का सोडा और टार्टरिक जो अम्ल होता है, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। और बेकिंग जो पाउडर होता है को जल में मिलाया जाता है, और फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, अभिक्रिया आपको क्या होता है देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं इसका प्रयोग, अम्ली जो है प्रति अम्ल, एंटी, ये क्या होता है हमारा, एंट एसिड बोलते हैं, के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्षारी होने के कारण ये पेट की अम्लीयता को क्या करता है, दूर करता है। जब हम कुछ खाना ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपका जो पेट में आमाशय से HCl का स्राव बढ़ जाता है, और फिर हमको खट्टा खट्टा ढकारी आता है, वो हमारा क्या होता है, एसिडिटी होता है। तो चूँकि अम्ल का जब क्या हो जाता है, हमारा पेट में जो है मात्रा बढ़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि खाने का सोडा क्षार होता है, ठीक है। और वो जैसे ही जो है अम्ल के साथ जो है जाता है, अम्ल के साथ क्रिया करके फिर उदासीन कर देता है, और हमारा एसिडिटी कम हो जाता है। इसलिए सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है वो प्रति अम्ल के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। साथ में इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल जो होता है उसका उपयोग अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला जो यंत्र है, उनमें भी इसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग
किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका खाने का सोडा, जो आप पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कपड़े धोने का सोडा क्या होता है भाई? तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है आपका Na2CO3 और 10H2 क्या होता है हमारा, O होता है। ये कपड़े धोने का सोडा होता है और बनाने के लिए हम लोग वही विधि का प्रयोग करते हैं, साल्वे, है ना, अमोनियम परक्रम जो आप पहले क्या किए थे, बनाए थे, उसी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। साल्वे अमोनियम जो क्या होता है हमारा प्रक्रम होता है, इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और उसको बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, सिंपल था कैसे बनाते थे इसको, तो हम लोग क्या लिए थे, NaCl प्लस में क्या लिए थे, H2O। तो इसको आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या लेना है, आपको गर्म कर देना है हमारा 2NaHCO3, और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये हमारा Na2CO3 और H2O और CO2 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम क्या होता है हमारा, कार्बोनेट होता है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब इसमें 10 अणु पानी के अगर हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा कपड़े धोने का सोडा क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है ना, उस सोडा को हम लोग जो है धावन सोडा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये धावन सोडा भी कहता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O होता है। और इससे जो है आप जो है खाने के सोडा को गर्म करके साल्वे जो अमोनिया प्रक्रम विधि है उसके द्वारा हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा खाने के सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसमें 10 अणु पानी मिला करके कपड़े धोने का सोडा क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ से कुछ प्रक्रिया और भी आपका क्या होता है, आपका प्राप्त होता है, उसको हम लोग जो है ये क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिलहाल अभी उपयोग देखते हैं हम लोग, उपयोग क्या क्या होता है भाई। तो इसका उपयोग जो है घरों में साफ़ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कपड़ों का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच हो गया, साबुन हो गया, वस्त्र हो गया, कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जल की जो स्थायी कठोरता होता है उसको दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया कपड़े धोने का सोडा। प्रश्न दिया है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए और आपका महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए बोल रहा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई हमारा, ये होता है हमारा खाने का सोडा को ही तो बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हमारा क्या होता है, ये जो आपका सूत्र है यही हमारा क्या होता है, हमारा खाने का सूत्र होता है। तो उत्तर इसमें क्या होगा हमारा, उत्तर हो जाएगा NaHCO3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। तो सूत्र हो गया। उपयोग अभी जस्ट देखें हम, वहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पहला उपयोग, दूसरा उपयोग। जैसे आपने देखा कि बेकिंग पाउडर जो कि आपका खाने का सोडा और जो है टार्टरिक अम्ल से मिल करके इसका उपयोग किया जाता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो जस्ट पहले इसका उपयोग देखें, आप वहाँ से देख सकते हैं। उत्फुलन क्या होता है, उत्फुलन क्या होता है, उत्फुलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सोडियम के कार्बोनेट हैं, है ना, मतलब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो है ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, और जिसे हम लोग कपड़े धोने का क्या बोलते हैं, सोडा कहते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से ना आपका 9 अणु पानी का निकल जाता है, ठीक है। कितना अणु, 9 अणु पानी का क्या हो जाता है, यहाँ से माइनस हो जाता है। तो क्या बचता है हमारा Na2CO3 और ये हो जाता है आपका H2O। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्फुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, उत्फुल्लन, उत्फुल्लन कहा जाता है। परिभाषा आपका इजी है हमारा। उत्फुल्लन क्या होता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट अर्थात कपड़े के धोने का जो सोडा होता है उसको जब क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से 9 अणु पानी का क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है और हमको सोडियम कार्बोनेट और 1 अणु पानी का प्राप्त होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट। तो जब हम क्या करते हैं, कपड़े धोने के सोडा को गर्म करते हैं तो 9 अणु पानी के निकल जाता है और हमको Na2CO3 जो है H2O प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, उत्फुल्लन कहलाता है।
क्या कहलाता है, उत्फूलन कहलाता है। जब इसको और गर्म कर देते हैं तो और गर्म कर देने से हमारा क्या होता है, ये जो हमारा एक बचा हुआ जो क्या होता है, हमारा जो पानी होता है, ये भी क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। ये भी क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। ये हमारा एक जो पानी का अणु बचा है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, H2O। तो यहाँ पर क्या बचा अब हमारा Na2CO3 ये बचता है। इसको सोडा राख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सोडा राख बोलते हैं। सोडा राख, पूरा पानी निकल गया तो बचता है सोडा राख। अंग्रेजी में सोडा एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस कहा जाता है। तो इसको आपको देखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्फूलन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं जब कपड़े धोने का जो सोडा होता है जिसका फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है, गर्म किया जाता है तो 9 अणु पानी जो है निकलने के पश्चात Na2CO3 H2O प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया आपका उत्फूलन कहलाता है। अगर उसको फिर से गर्म कर देते हैं तो एक अणु पानी का रहता है वो फिर से निकल जाता है और हमको Na2CO3 प्राप्त होता है जिसे सोडा राख कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप बता सकते हैं। बेकिंग सोडा किन यौगिकों का मिश्रण होता है भाई, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। एक किसका किसका होता है, हमारा खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, और हमारा क्या होता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल का क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है। तो इन दोनों के जो मिश्रण होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। प्लास्टर आप क्या दिया है, पेरिस दिया है। प्लास्टर आप क्या होता है, पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम सूत्र की बात करें तो ये होता है हमारा CaSO4 और ये होता है हमारा हाफ H2O। कितना होता है हमारा, हाफ H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, सूत्र होता है भाई। ठीक है, क्या होगा हमारा CaSO4 और ये होता है हमारा हाफ H2O। इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, CaSO4 कोष्टक बंद और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H2O, ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। क्वेश्चन आपको पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए बोल के, तो कैल्शियम सल्फेट और आपका हाफ H2O को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ क्या बोलते हैं, पेरिस बोलते हैं, या तो इसको कैल्शियम सल्फेट H2O के रूप में भी लिखते हैं। तो ये इसका सूत्र हो गया। अब इसको बनाने की विधि क्या होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम बनाने की विधि की बात करें, बनाने की क्या देखेंगे, विधि, तो बनाने की विधि में क्या होता है, इसको बनाया जाता है जिप्सम से, और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, एक CaSO4 और हाफ H2O जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं प्राप्त होता है, और 1.5 अणु पानी का यहाँ से क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ क्या किया जाता है, पेरिस को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और एक किससे बनाया जाता है, ये होता है जिप्सम, जिप्सम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम होता है। जिप्सम से हम क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, जिप्सम में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो ये हो जाता है हमारा जिप्सम। तो इस तरीक़ा से आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करते हैं, सूत्र देख सकते हैं, बनाने का विधि भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, इतना ही है। अब इसका उपयोग दिया गया है, इसका उपयोग दिया गया है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ क्रेक व्रेक हो जाता है आपको बॉडी में, तो जो आपका क्या होता है, जो सफ़ेद रंग का जो क्या होता है आपका, जो इसमें इस प्रकार से जो है पट्टी नहीं बोल रहा हूँ ना, एक अलग से कठोर पदार्थ जिसको जो है ज़्यादा हाथ पैर टूट गया है तो क्या कर दिया जाता है आपका, एक गीला करके जिसको इसमें इस प्रकार से चटका दिया जाता है, जो सूखने बाद कठोर हो जाता है ना, तो वो जो सफ़ेद पाउडर के रूप में रहता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो टूटी हुई हड्डी को एक जगह स्थिर करने के लिए उसमें प्लास्टर के रूप में क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, मूर्तियाँ और क्या बनाते हैं, इसमें खिलौने बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के मूर्ति खिलौने बनाते हैं। सांचे और क्या बनाते हैं भाई, मॉडल बनाने में इसका क्या किया जाता है, आपका उपयोग किया जाता है। चाक भी बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं हम लोग,
चौक भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है उसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक हम लोग जो है लास्ट इसमें देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है हमारा। विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो सबसे पहले तो सूत्र CaOCl2 को हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ये सूत्र है इसका, ये क्या हमारा सूत्र होता है विरंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। यही आपका क्या होता है विरंजक, क्या होता है आपका चूर्ण होता है। ठीक है, बनाते कैसे हैं भाई इसको, तो इसमें हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाने की जो विधि होता है, बनाने की विधि में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है CaOH2। अब इसमें क्लोरीन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से एक HCl निकल जाता है और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ये हो जाता है Ca, ये हो गया Ca। उसके बाद क्या होगा हमारा Cl2, है ना, CaCl2, तो कुछ निकलेगा फिर, है ना, H2O निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा CaOCl2 हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो ये CaOCl2 और यहाँ से एक H2O कहा जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़े से विरंजक चूर्ण क्या होता है, हमको मिल जाता है। तो विरंजक चूर्ण इस प्रकार से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका भी आपका उपयोग है वस्त्र उद्योग में, सूती कपड़ों के विरंजन में, कलर को उड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजन की क्रिया से निकलने वाली जो भी क्लोरीन गैस होता है वो इसके कारण होता है। तो विरंजक जो चूर्ण होता है उसका प्रयोग विरंजन में प्रयोग करते हैं, मतलब किसी पदार्थ के रंग उड़ाने में प्रयोग करते हैं। और रंग उड़ाने में कौन काम करता है, हमारा क्लोरीन जो है गैस के रूप में निकल जाता है, जो अपने साथ कलर को भी ले जाता है, इसलिए इसका उपयोग विरंजन में करते हैं। कागज़ उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन में प्रयोग करते हैं। और जो पीने वाले जो क्या होते हैं, जो जल होते हैं, उनको रोगाणु मुक्त करने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है ना। जैसे पानी में क्या करते हैं, क्लोरीन का टेबलेट, विरंजक चूर्ण का क्या होता है हमारा टेबलेट या विरंजक पदार्थ आता है, उनको दूर करके पानी का जो क्या होता है हमारा जो गंदगी है उसको दूर कर सकते हैं। क्लोरीन टेबलेट का उपयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। पता है आपको, जो हमारा जल होता है, जल अगर शुद्धिकरण करना है तो फिटकरी उसमें डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, फिटकरी हो गया, क्लोरीन टेबलेट हो गया, ये सब का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना में विरंजक चूर्ण भी आपका समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के किस गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डी को स्थिर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है वो सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है, और जैसे उसमें पानी क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और जिप्सम एक क्या होता है, काफ़ी क्या होता है हमारा कठोर पदार्थ होता है, जो कि क्या होता है आपका हड्डी को उनके जगह पर ही क्या करता है, आपका फिक्स करके रखता है। इसलिए इसका उपयोग क्या करता है, डॉक्टर जो है हड्डियों को स्थिर करने में प्रयोग लाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है, आपका विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसमें ये क्या होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और इसमें क्लोरीन गैस क्या करते हैं हम लोग, प्रवाहित करते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में H2O दे जाता है, यही हमारा क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग जो है विरंजक चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को, ये हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। अगला जो क्लास है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। मतलब अगला वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सीमेन के बारे में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आज का क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। ओके।